देखो हम लोग अब तक क्या पढ़ लिए थे सर, हम लोग ये पढ़ लिए थे हाउस प्रॉपर्टी है क्या, हम लोग ये पढ़ लिए थे कि हाउस प्रॉपर्टी में खाली इनकम पे टैक्स नहीं लगता, एक्सपेक्टेड इनकम पे भी टैक्स लग जाता है। फिर हम लोग ये पढ़े कौन कौन सा हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं है, कब उसको स्टॉक इन ट्रेड माने तो किस हेड में लेके जाए, कई एक चीज थोड़ा छोटा पढ़े। आज से प्रैक्टिकल पार्ट चालू कर रहे हैं इसका, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का बात करेंगे इसमें। तो ये चैप्टर को इनकम कंप्यूट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक्चुअली में चैप्टर को नहीं, घर को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले बोला लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर तुम घर भाड़े पे लगाता है तो क्या होगा। फिर बोला सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, अगर घर में तुम खुद रहता है तो क्या होगा। फिर बोला डीम टू बी लेट आउट। अब ये डीम टू बी लेट आउट क्या होता है सर, ना आप रहे ना सेल्फ ऑक्युपाइड ना भाड़ा पे दिए, मतलब ना तो सेल्फ ऑक्युपाइड है ना लेट आउट है, तो वो क्या है फिर सर, वो मान लेंगे कि लेट आउट है। सर क्यों नहीं मान लेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड है। गवर्नमेंट बोला ठीक है वो भी मान सकते हैं, बट एक ही घर को, तो 2 घर तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकता है मैक्सिमम। इसके अलावा भी अगर और घर है जो न तो भाड़े पे है न तुम रहते हो, उसको क्या मानेंगे, लेट आउट। इसको डीम टू बी लेट आउट मान लें। फिर बोला प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्युपाइड बाय द ओनर, ये वही डीम टू बी लेट आउट के पार्ट है, इसको अलग से कुछ ज्यादा करने का दरकार नहीं। पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, ये बहुत काम का टॉपिक है। घर का एरिया वाइज या टाइम वाइज लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड हो रहा है। 3/4 एरिया में हम रह रहे हैं, 1/4 एरिया भाड़ा पे दे दिया। 6-8 महीना हम रह रहे हैं, 4 महीने किराए पे दे दिया। ये वाला एक टॉपिक काम का पढ़ेंगे। और लास्ट का रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट। अगर कोई भाड़ा जो मेरे को मिला नहीं था अब मिल रहा है, या भाड़ा बढ़ के अब मिल रहा है। कई बार क्या होता है ना, लैंडलॉर्ड पे भी केस किया भाड़ा बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ा रहे, वो कोर्ट में गया सर, केस चला 3 साल तक, और अब जो फैसला आया वो लैंडलॉर्ड के फेवर में आया। तो भाड़ा आज से बढ़ेगा कि 3 साल पुराना बढ़ के मिलेगा, क्या लगता है। 3 साल पुराना था। हाँ 3 साल पुराना मिलेगा सर आपको। अरे ऐसा बात थोड़ी ना, केस हम जीता मतलब हम तो 3 साल पहले राइट था, मतलब एज अ लैंडलॉर्ड कि भाड़ा बढ़ना चाहिए था। केस जीता मतलब लैंडलॉर्ड राइट है, तो लैंडलॉर्ड राइट है, तो फिर तो ये केस अगर 10 साल चलता तो वो तो बेवकूफ हो गया। 10 साल का उसका एक्स्ट्रा जो भाड़ा होता है वो तो मारा गया। ऐसा नहीं होता सर। तो सर ये अब मान लो 24-25 चल रहा है और ये केस है 22-23 का, तो 22-23, 23-24, सॉरी 21-22 का केस है मान लो, तो 21-22, 22-23, 23-24, ये 3 साल का भाड़ा। मान लो पहले हमको 12,000 करके भाड़ा मिल रहा था, हम लड़े थे कि 15,000 करके होना चाहिए, तो पर मंथ 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 साल का कितना हुआ 36,000, 3 साल का कितना हुआ 30-30-30 90, 1,02,000। ये 1,02,000 हमको अब मिलेगा। ये हो गया एरियर ऑफ रेंट। तो सर इस पे टैक्स कैसे होगा। और अगर मान लो कोई किराएदार रहा था लेकिन भाड़ा दिए बिना चला गया था और आप भाड़ा दे रहे तो उसका क्या होगा। तो ये सब टॉपिक इस चैप्टर में प्रैक्टिकली पढ़ना है। क्लियर है। घर भाड़ा पे दिए, घर में खुद रहे, घर डीम टू बी लेट आउट है, आधा लिया आधा भाड़ा पे, एरिया वाइज टाइम वाइज, और पुराना भाड़ा का क्या होगा या मारा हुआ भाड़ा अब मिला तो उसका क्या होगा। से ज्यादा टेंशन का बात नहीं है, क्योंकि मेन आपको ये पहला दोनों ही पढ़ना है कि लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड का कैसे ट्रीटमेंट होता है। बाकी ये डीम टू बी लेट आउट हो या पार्टली, ये इन्हीं में से किसी का नियम फॉलो करेगा। डीम टू बी लेट आउट हो या पार्टली वाला हो या प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्युपाइड हो, ये सब में सेल्फ ऑक्युपाइड या लेट आउट का रूल फॉलो होगा। तो रूल यहाँ 2 ही पढ़ेंगे, बाकी यही फॉलो होगा। हाँ ये रिकवरी ऑफ अरियर एंड अनरियलाइज्ड रेंट 1 लाइन का टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। तो यानी सर असली चीज क्या सीखने, लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है, चलो आ जाओ, पहले लेट आउट से स्टार्ट करेंगे आज। फॉर्मेट क्या है लेट आउट का, देखो ये रहा।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर कैसे निकालेंगे बात करेंगे, यही एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा सीखने लायक। लेस क्या करेंगे, मान लो एक बार तुम जीएवी सीख गए, आज जीएवी पे बात तो लास्ट में करेंगे, बट ये बाकी पूरा कंटेंट को खत्म करने का कोशिश करेंगे। मान लो एक बार तुमको जीएवी कैलकुलेट करना आ गया, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, म्युनिसिपल टैक्स। तुम म्युनिसिपैलिटी को टैक्स देते हो ना, 3 चीज का टैक्स देते हो, वाटर टैक्स, लैंड टैक्स एंड सीवरेज टैक्स। सीवरेज यानी नाला का साफ सफाई, लैंड एंड वाटर, ये 3 चीज मिला के म्युनिसिपल टैक्स देते हो। तुम सेल्फ ऑक्युपाइड घर में रह रहे हो या लेट आउट, किसी में भी रह रहे हो, तुम लेट आउट करके रखे हो या सेल्फ ऑक्युपाइड में खुद रह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के ओनर को ये 3 टैक्स म्युनिसिपैलिटी को देना पड़ता है, 3 मिला के एक ही नाम है म्युनिसिपल टैक्स। क्लियर? तो सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी वो कमाई जिस पे हमको गवर्नमेंट मेरा घर का कमाई मान के टैक्स लेगा, वो कैलकुलेट करना सीखेंगे, डोंट वरी, वही मेजर टॉपिक है। उसमें से माइनस कर लेंगे म्युनिसिपल टैक्स, तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू एनएवी। उसमें से गवर्नमेंट बोला 24A 24B का 2 छूट माइनस कर लेंगे। 24A क्या है, गवर्नमेंट बोलता है देखो, तुम बोलोगे सर हम तो घर के लिए बहुत कुछ खर्चा किया, घर का मेंटेनेंस का खर्चा करते हैं, हम एक आदमी रख के रखे जो मेरे प्रॉपर्टी का भाड़ा रिकवर करके लाके देता है, वो भी मेरे से पैसा लेता है कमीशन या सैलरी। सर आपको घर को इंश्योरेंस पेमेंट करना पड़ता है ना, घर का बहुत कुछ हो सकता है जो आपको पे करना पड़ रहा है, बहुत सारा रिपेयरिंग। सर गवर्नमेंट बोला देखो ऐसे करके अगर तुमको माइनस करने देंगे ना कि कमाई में से खर्चा माइनस करके बाकी पे टैक्स दो, तो तुम जितना कमा रहे हो तुम उतना के खर्चा भी दिखा लो। लोग तो चालू है ना, मान लो हम साल का 20,000 रुपया करके रेंट कमा रहा है, महीना का 20,000 करके रेंट कमा रहा है, तो साल का 2,40,000 रेंट कमा रहा है एक बार के लिए। म्युनिसिपल टैक्स मान लो हम 5,000 दे रहे हैं, तो मेरा 2,35,000 का एनईवी होगा। हम तो बोलेंगे मेरा 2 लाख खर्चा हो गया इसमें से, रिपेयरिंग ये वो हेन तेन सब। गवर्नमेंट बोलेगा प्रूफ दिखाओ, अरे सर पाइप मिस्त्री बुलाए थे, पाइप खराब हो गया था, इलेक्ट्रिक मिस्त्री बुलाए थे, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन खराब हो गया था, घर में जमीन टूट फूट गया था, उसके लिए मिस्त्री बुलाए थे, वो लोग कोई पक्का बिल देता है क्या? तुम्हारे घर में पाइप मिस्त्री पाइप ठीक करने आता है, इलेक्ट्रिक मिस्त्री इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने आता है, घर का जमीन टूट फूट जाता है तो रिपेयरिंग होता है, उसका क्या वो कोई पक्का बिल देके जाता है क्या? बोलो नहीं सर। नहीं। तो गवर्नमेंट बोलेगा तुम खर्चा, तुम बोलेगा अरे भाई ये सब का कोई प्रूफ होता है क्या? तो गवर्नमेंट बोला भैया ये झमेला पालना ही नहीं है कि तुम अलग से खर्चा का डिटेल दो फिर वो माइनस करो। बोला जाओ सीधा सीधी एनएवी का 30% माइनस कर लो, खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, गवर्नमेंट बोला हमको कोई मतलब नहीं, तुम चुपचाप एनएवी का 30% जो तुम्हारा है ना एनएवी जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू उसका 30% माइनस कर लो, बाद बाकी खर्चा भूल जाओ, कोई भी नाम हो हमको कोई मतलब नहीं। और ज्यादा लग रहा है तो तुम्हारा प्रॉब्लम, कम लग रहा है तो तुम्हारा प्रॉब्लम, नहीं लग रहा है तो भी छूट ले लो, इस साल कोई रिपेयरिंग नहीं कराना पड़ा, कोई बात नहीं, 30% सीधा सीधे डिडक्ट कर लो, ठीक है। अब जो बचे वो तुम्हारा टैक्सेबल है। अच्छा एक और चीज माइनस करने दिया, सर घर बनाने के लिए या रिपेयरिंग करने के लिए या खरीदने के लिए, हम 3 चीज बोला, कंस्ट्रक्शन, परचेज या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इनके लिए अगर आप लोन लेते हो उस लोन पे ब्याज चुका रहे होगे, उसके लिए आप कैपिटल बोरो कर रहे हो, उस कैपिटल पे ब्याज चुका रहे हो, तो वो ब्याज भी माइनस कर लो, लेकिन उसका रूल पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर कुछ रूल्स पढ़ना पड़ेगा। तो जीएवी और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इस चैप्टर में कैलकुलेशन ये 2 ही जगह है, बाद बाकी इस चैप्टर में और 50 जगह उतना ड्रामा नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स में 2-3 छोटा बात है, बट एज सच कोई बहुत बड़ा बात नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? फॉर्मेट क्या है? हाँ सर। सर जी यही अगर सेल्फ ऑक्युपाइड घर होता तो क्या होता? देखो ये होता,
ये सर जी यही अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर होता तो इसका फॉर्मेट NAV नील से ही चालू होता। 2 घर तक सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं ना, तो NAV दोनों घर का क्या होता है नील, मतलब GAV 0। म्युनिसिपल टैक्स सर पे तो किए ही हैं, अरे पे किए लेकिन भूल जाओ कोई छूट वूट नहीं मिलेगा। जब उस घर पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो उस घर का म्युनिसिपल टैक्स का भी छूट नहीं देंगे। तो सर म्युनिसिपल टैक्स पे किए नहीं किए सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए उसको भूल जाओ। तो GAV 0 म्युनिसिपल टैक्स 0 तो NAV भी 0 ही आएगा ना, तो सम ही चालू हो रहा है NAV से। अब NAV 0 है तो सेक्शन 24A का छूट मिलेगा क्या 30% ऑफ NAV? शायद 0 का 30% 0 ही होता है, तो वो भी कुछ नहीं है। तो देखो फॉर्मेट कितना सीधा साधा बना दिया। नेट एनुअल वैल्यू लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सर वो माइनस करने मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा और नेगेटिव ही आएगा। सर ऑब्वियस बात है 0 में से कुछ भी माइनस करें, भले 1000 रुपये माइनस करें तो भी तो नेगेटिव 1000 ही आएगा ना। यानी यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑलवेज नेगेटिव होगा, या 0 होगा या नेगेटिव होगा। सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है ही नहीं इस घर पे, जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर के लिए हम कोई लोन नहीं ले रखे, तो फिर ये 0 ये 0 ये 0, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी 0 ही हो गया ना। लेकिन अगर सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दे रहे हैं तो माइनस करने से ये फिगर नेगेटिव आ जाएगा। सर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा बेटा जी, दूसरा अगर एक घर है वहां से कमाई आ रहा है तो एडजस्ट कर लेना। मान लो एक घर है जिससे 2,10,000 का कमाई आया टैक्सेबल, और यहाँ पे मेरा 20,000 का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आ जा रहा है नेगेटिव, तो हम बोलेंगे मेरी टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,90,000। ठीक बात, क्लियर है मेरा बात। हाउस 1 से मेरा 2,10,000 का इनकम आ रहा है, हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वहां से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी जा रहा है, इसके कारण लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है। तो सर हम दोनों घर को एडजस्ट करके बोलेंगे मेरे 1,90,000 इनकम। सर मेरा दूसरा हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही घर है वही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या 2 ही घर है दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कोई बात नहीं। तुम्हारा जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ओवरऑल लॉस आ रहा है वो दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट करके टैक्स देना। मान लो तुम्हारा बाकी सैलरी है या PGBP है, वहां से तुम्हारा इनकम आ रहा है 3 लाख का, और तुम्हारा एक ही घर है जिससे नेगेटिव 20,000 आ रहा है, तो तुम बोलोगे मेरा ओवरऑल इनकम 2,80,000 है, ग्रॉस टोटल इनकम GTI 2,80,000। तो सर जी बड़ा सिंपल नियम, आप हमको सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का छूट देंगे, तो उसका फॉर्मेट क्लियर और लेट आउट प्रॉपर्टी का भी फॉर्मेट क्लियर। अब बाकी डीम टू बी लेट आउट हो चाहे जो भी हो, फॉर्मेट यही रहेंगे, कुछ छोटी छोटी बातें बदल सकती है और ओवरऑल कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बात क्लियर? हाँ सर। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नो क्वेश्चन? नहीं सर। चलो अब आ जाते हैं GAV के ऊपर। सर GAV समझाइए, GAV कैसे निकलेगा, बाकी तो हम पकड़ लेंगे। GAV और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पकड़ लेंगे तो इस चैप्टर में फिर और कुछ नहीं। आ जाइए GAV के ऊपर। GAV कैलकुलेट करने के लिए हमको 4 कंपोनेंट चाहिए। क्या क्या 4 चाहिए? एक तो हमको चाहिए म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, सॉरी हमको क्या चाहिए? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा हमको चाहिए फेयर रेंट, तीसरा हमको चाहिए स्टैंडर्ड रेंट, और चौथा हमको चाहिए एक्चुअल रेंट। किसी को कोई आइडिया ये 4 चीज क्या होते हैं? बोलो, एनी आइडिया ये 4 चीज क्या होते हैं? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल लिखा है, रिसीव्ड नहीं, मतलब मिलना चाहिए तो जो 12 महीना करे। सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? सर हर एरिया का म्युनिसिपैलिटी बताता है कि उस एरिया का रेंट कितना होना चाहिए। तुम अगर म्युनिसिपैलिटी में जाओगे ना और पता करोगे कि तुम्हारे घर का भाड़ा कितना होना चाहिए, वो बता देगा इस एरिया में इतना स्क्वायर फीट का घर हो तो ये भाड़ा होना चाहिए।
अगर भाड़े पे लगाते हो तो ये भाड़ा तुम्हारा कमाई होना चाहिए। तो म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? रेंट टू बी चार्ज्ड गिवन बाय म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। क्लियर है? म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? फेयर रेंट या नॉशनल रेंट क्या होता है? फेयर रेंट या नॉशनल रेंट भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम। ये क्या होता है? उस एरिया में सिमिलर लोकेलिटी में जनरली लोग क्या भाड़ा ले रहे हैं, रीजनेबली लोग क्या भाड़ा लेते हैं, ये हुआ फेयर रेंट। कई एक स्टेट का रेंट कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, क्या बोल रहा उस एरिया का हर मैक्सिमम एरिया का, इंडिया में सब जगह का नहीं बट मैक्सिमम जगह रेंट कंट्रोल बोर्ड होता है। क्या होता है? रेंट कंट्रोल बोर्ड। हर एरिया में नहीं होता, जिस एरिया में नहीं होगा वहां पे ये फिगर नहीं होगा तुम्हारे पास, ये तुम एज्यूम नहीं कर सकती, ये तुमको गिवन रहेगा सम में। तो और जिस एरिया में यहाँ जहां पे जिस सम में तुमको स्टैंडर्ड रेंट नहीं बताया हुआ रहेगा ना, मान लेना उस एरिया में रेंट कंट्रोल बोर्ड नहीं होगा, उस एरिया में रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं। तो उसको नॉट एप्लीकेबल मानना, जीरो मत मान लेना, नील मत बोलना कि स्टैंडर्ड रेंट नील है। क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड रेंट नॉट गिवन मतलब नॉट एप्लीकेबल है। तो हर एरिया का रेंट कंट्रोल रिकवरी बोर्ड होता है। सही, रेंट कंट्रोल रिकवरी बोर्ड होता क्या है बेटा जी? अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है टेनेंट और लैंडलॉर्ड में भाड़ा बढ़ाने को लेके एन तेन को, तो उसका केसेस यहीं चलते हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारा मकान मालिक बदमाशी कर रहा है, तुम यहीं कंप्लेन करोगे। तो रेंट कंट्रोल बोर्ड बोल के डिपार्टमेंट है, वो स्टैंडर्ड रेंट डिक्लेयर करता है एरिया वाइज। तो वो अगर गिवन होगा, वो मैक्सिमम स्टेट में है इंडिया में, कई एक स्टेट में नहीं भी है, जहाँ नहीं है वहां पे नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आता है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, जिसको डी फैक्टो रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी पूरे 12 महीना का, अगर 12 महीना घर था तो 12 महीना का रेंट कितना मिलेगा तुम्हारा, उस पार्टी से कितना का बात हुआ। मान लो तुम्हारा 10,000 रुपया महीना का बात हुआ है, तो 12 महीना का कितना हुआ? 1,20,000 ना। सर घर ही 11 महीना था तो सर हम खरीदे या बनाए थे 1 मई को, तो अरे ऑब्वियस बात है ये 11 महीना का होगा। ठीक है ना? ये सब भी तब 11 महीना की होंगी, सॉरी गलती हो गया, ये 11 महीना का नहीं होगा। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल पूरा 12 महीना का लेंगे एक बार, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल पूरा 12 महीना का ही लेंगे, इसको 12 महीना का ही बना के कंपेरिजन में लेंगे। लेकिन ये जो 3 फिगर है ना, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये जनरली तुमको साल भर का गिवन होगा। लेकिन अगर घर ही 11 महीना रहा था तो तुमको 11 महीना का लेना है, ये तीनों फिगर, ये बात ध्यान में रखना। तो ये चारों क्या है, ये क्लियर है? म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल क्या है? हाँ सर। देखो यहाँ पे एक बात लिखा, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज। अरे ऑब्वियस सा बात है ना सर, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से अगर वो कोई चीज एमिनिटीज का भी मेरे से माइनस कर ले रहा है तो वो माइनस हम कर लेंगे, वो करेंगे सम में बात, अभी इतना माथा लगाने का दरकार नहीं। तो सबसे पहले लोग ये बताया एक्चुअल रेंट रिसीवेबल क्या होता है। तो एनी सम रिसीवेबल एज रेंट फॉर आउट प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर इज एन एविडेंस फॉर डिटरमाइनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग। उस बिल्डिंग का अर्निंग कैपेसिटी कितना है 12 महीना। सच एक्चुअल रेंट रिसीवेबल इज टू बी कंप्यूटेड ऑन एक्रूअल बेसिस। मिला नहीं मिले से कोई मतलब नहीं है, पूरा 12 महीना का लेंगे। However, where tenant pays rent which is influenced by the benefit provided by the owner of the property, such rent must be disintegrated to determine the actual rent. इसीलिए इसको de facto rent बोलते हैं। मतलब हो गया एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज। तुमसे वो पानी का चार्ज अलग से ले रहा है, वो माइनस कर अलग से ले रहा है, सॉरी गलती हो गया, इसमें पानी का चार्ज भी इंक्लूडेड है तो वो माइनस कर लो। इसमें इलेक्ट्रिक बिल भी इंक्लूडेड है, वो माइनस कर लेना। हम सिर्फ प्रॉपर्टी का अर्निंग कैपेसिटी का बात कर रहे हैं। हम तुमको बोला 12,000 रुपया महीना भाड़ा होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, तो 12,000 में इलेक्ट्रिसिटी माइनस करके बात करेंगे। ठीक है?
हाँ सर। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हम अभी बता ही दिया था तुमको, तुम्हारा म्युनिसिपैलिटी बताएगा एक वैल्यू। अब यहाँ पे एक बात गौर कर रहे हो, यहाँ वर्ड क्या है म्युनिसिपल वैल्यू के पहले? ग्रॉस। सर ये ग्रॉस क्या होता है? ये रहा ग्रॉस से नेट कन्वर्जन का फॉर्मूला। अगर तुमको म्युनिसिपल वैल्यू खाली बोल दे क्वेश्चन में, या तुमको नेट म्युनिसिपल वैल्यू बोल दे क्वेश्चन में, क्या बोल दे? या तो म्युनिसिपल वैल्यू या नेट म्युनिसिपल वैल्यू, तो उसको पहले ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कब कब? अगर तुम ये 4 सिटी में से कोई एक सिटी में हो, तुम्हारा प्रॉपर्टी है मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 में से अगर कोई तुम्हारा सिटी में घर है तो ऑलवेज ग्रॉस, अगर नेट गिवन है या खाली म्युनिसिपल वैल्यू बोल रहा है तो उसको पहले ग्रॉस में कन्वर्ट करना और फिर वो कंपैरिजन में लेना। लेकिन अगर नॉन मेट्रो सिटी है, माने जीएमवी और एनएमवी सेम है, फिर अगर नेट गिवन है मानेंगे वही ग्रॉस है। मेरा ये वाला पॉइंट क्लियर है? इफ द क्वेश्चन गिव्स यू that your house property which has been on rented is in Chennai, Delhi, Mumbai, Kolkata, then we have to convert। अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है तो उसको ग्रॉस बनाना पड़ेगा। अगर खाली म्युनिसिपल वैल्यू बोल रहा है मतलब मान लेंगे वो नेट है और उसको भी ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर नॉन मेट्रो सिटी है, 4 को छोड़ के कोई भी सिटी है, तो चाहे जीएमवी गिवन हो चाहे एनएमवी गिवन हो, सब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर है? कन्वर्ट कैसे करेंगे अभी बताने जा रहे हैं। कन्वर्ट करने का तरीका क्या बोला? देखो एनएमबी का फॉर्मूला दिया, एनएमबी इक्वल टू जीएमबी माइनस 10% ऑफ जीएमबी माइनस सीवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स, सीवरेज एंड वाटर टैक्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे को बोला है मेरे प्रॉपर्टी का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब एनएमबी गिवन है मेरे को बोल रहा है एनएमबी मेरा लेट से 3,94,000 है एनएमबी। सीवरेज एंड वाटर टैक्स जो है वो 4,000 रुपये है। नहीं, ये है मेरा 386, सॉरी एक गलती हुई, ये फिगर है मेरा 386, 3,86,000 एनएमबी गिवन है और मेरे को बोल रहा है सीवरेज एंड वाटर टैक्स जो है वो 4,000 है। मेरे को बोल रहा है मेरा मेट्रोपॉलिटन सिटी में घर है, तो हमको क्या गिवन है? एनएमबी, बट चाहिए क्या? ऑलवेज ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, जीएमबी चाहिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? एनएमबी इक्वल टू जीएमबी माइनस 10% ऑफ जीएमबी माइनस सीवरेज एंड वाटर टैक्स। सॉल्व करेंगे, एनएमबी कितना गिवन है? 3,86,000, जीएमबी माइनस 10%, इसको 90% ऑफ जीएमबी लिख सकते हैं हम, आया ना सर? कोई भी चीज क्या जो परसेंटेज नहीं मेंशन उसको क्या मानते हैं? 100, तो 100 माइनस 10 यानी 90% हो जाएंगे, माइनस 4,000। अब ये 4,000 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 3,90,000 इक्वल टू 90% ऑफ जीएमबी। तो जीएमबी इक्वल टू 3,90,000 डिवाइडेड बाय 90%, कितना होगा? 390 डिवाइडेड बाय 90 into 100। $4,33,333, 4,33,333, ये मेरा जीएमबी होगा। अब कंपैरिजन में तुम्हारे को जीएमबी चाहिए था, वो मिल गया। लेकिन अगर यही नॉन मेट्रो सिटी होता सर 386 ही मेरा जीएमबी हो जाता। अगर यही मेरा नॉन मेट्रो सिटी होता तो जो एनएमबी है वही मेरा जीएमबी हो जाता। तो आई होप जीएमबी एनएमबी का कंसेप्ट पूरा क्लियर। कोई डाउट? नहीं सर।
अच्छा एक बात ध्यान रख लेना, सीवरेज एंड वाटर टैक्स के यहाँ पे अमाउंट दे दिया था 4,000 रुपया, अगर नहीं देता तो हमको बोलता सीवरेज एंड वाटर टैक्स 2% है, तो ठीक है ना, 386 का 2% निकालते, मतलब ये सीवरेज एंड वाटर टैक्स ऑलवेज परसेंटेज ऑफ एनएमवी होते हैं। तो अगर एग्जाम में खाली बोल देता सीवरेज एंड वाटर टैक्स 2% है, तो क्या करते हैं, एनएमवी 386 गिवन है उसका 2% निकालते। पॉइंट क्लियर, इसमें इतना ही काम का बात हो। अब अगला टॉपिक आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या है, उस एरिया में नॉर्मली कितना भाड़ा लिया जाता है, उस एरिया का नॉर्मली क्या भाड़ा है, लोग अगर भाड़ा पे लगाते हैं उस एरिया में घर तो जनरली कितना भाड़ा लेते हैं, दैट इज योर फेयर रेंट या नॉशनल रेंट। ये क्यों किया गवर्नमेंट, बेटा जी ये इसलिए किया क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, तुम अपने रिलेटिव को जानबूझ के कम भाड़ा पे घर दिखा दोगे ताकि टैक्स कम देना पड़े। तो गवर्नमेंट बोला नहीं, लोगों को कितना में देते हमको उससे मतलब। देखो हमें बोला भी कि a property was let out to a friend for a monthly rent of 2,000 which might be let out to another person at the rate of 2,500, तो मेरा फेयर रेंट ऑलवेज क्या हो जाएगा, 2,500। ऑब्वियस सी बात है ना, हम फ्रेंड को जानबूझ के कम पे दिखा रहे थे कि टैक्स कम देना पड़े, अंदर ही अंदर उससे कैश ले रहे हैं क्या पता। तो पॉइंट इज कि लोग कितना उस एरिया में भाड़ा ले रहे हैं। सर कई बार क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दिया रहेगा तब क्या करेंगे, बेटा तुमको एक्चुअल रेंट तो गिवन होगा ना कि तुम कितना भाड़ा ले रहे हो, उसी को इंटू 12 करके उसको फेयर रेंट बना लेंगे, मतलब एक्चुअल रेंट ही फेयर रेंट हो जाएगा। अगर फेयर रेंट नहीं गिवन होगा तो म्युनिसिपल वैल्यू ऑलवेज गिवन होगा, फेयर रेंट गिवन होगा तो वही लेंगे, नहीं गिवन होगा तो एक्चुअल रेंट जो होता है 12 महीना का वही फेयर रेंट बन जाएगा सम सॉल्व करने के लिए। ये पॉइंट क्लियर है जो अभी हम बोल के गया। हाँ सर। आखिरी है स्टैंडर्ड रेंट। से स्टैंडर्ड इज द मैक्सिमम रेंट विच अ पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट प्रिवेलिंग इन द स्टेट इन विच द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। सर ये वो रेंट है जिससे ज्यादा लैंडलॉर्ड कभी ले नहीं सकता, लेकिन सर रियल लाइफ में ये होता नहीं है, सर रियल लाइफ में ये हो नहीं पाता, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट तो बोल रहे हैं मैक्सिमम इतने भाड़ा ले सकते हो, लेकिन अब जनरली लोग किराया रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से मेरे एरिया का भाड़ा है 7,000 रुपया, बट सर मेरे एरिया में ना 12 से 15,000 के नीचे कोई भाड़ा पे घर देता ही नहीं, तो सर वो अलग बात है। लीगली रेंट कंट्रोल एक्ट जितना बताता है उससे ज़्यादा भाड़ा नहीं होना चाहिए, बट सर प्रैक्टिकली ये होता नहीं। ठीक है सर, एग्जाम ओरिएंटेड बात करें, हमको स्टैंडर्ड रेंट गिवन रहेगा तो जो गिवन रहेगा हम वो ले लेंगे, और अगर नहीं गिवन रहेगा तो सर नहीं लेंगे। फेयर रेंट नहीं गिवन रहेगा तो सर एक्चुअल रेंट को 12 महीने का मल्टीप्लाई करके फेयर रेंट ले लेंगे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं रहेगा तो सर नहीं लेंगे, उसको भूल जाएंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, मान लेंगे उस स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं। ठीक बात। अब आते हैं कंप्यूटेशन। सर आपको 2 स्टेप में सॉल्व करना है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में हमको आरईआर निकालना पड़ेगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्या निकालना पड़ेगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे निकालेंगे अभी बात करेंगे। और स्टेप 2 में उस आरईआर को जो निकालेंगे हम स्टेप 1 में, इसको आरईआर बोलते हैं प्यार से, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट भी बहुत जन बोलते हैं इसको। तो जो आपका आरईआर आएगा उसको कंपेयर करोगे आपका एक्चुअल रेंट से स्टेप 2। तो स्टेप 1 में हमको आरईआर निकालना है और उसको स्टेप 2 में हमको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है। आरईआर कैसे निकलेगा, सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में जो हायर होगा उसको लेंगे, और जो ये हायर आया उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे और जो लोअर होगा उसको लेंगे, और इसी को बोला जाएगा आरईआर।
रिपीट, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करेंगे और जो इन दोनों में हायर होगा उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे और जो लोअर आएगा फाइनल आंसर वही मेरा आरईआर होगा। ये जो आंसर आएगा इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे और विच एवर इज हायर मेरा जीएवी हो जाएगा। आई रिपीट अगेन, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, जो आएगा उसको आरईआर बोलेंगे और इस आरईआर को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे एंड विच एवर इज हायर मेरा जीएवी हो जाएगा। यानी अगर गवर्नमेंट बोल रहा है कि इस एरिया का भाड़ा रीजनेबली एक्सपेक्ट हो रहा है 15,000, तुम ले रहे हैं 12,000, भैया हम तो टैक्स 15,000 पे लेंगे, तुम्हारा इनकम से हमको क्या मतलब। इसीलिए इस चैप्टर के बिगिनिंग में वो स्टैट्यूटरी पॉइंट था कि आप क्या कमा रहे हो गवर्नमेंट को उससे मतलब नहीं है, इस चैप्टर में कितना कमा सकते हो आउट प्रॉपर्टी से उससे मतलब है। एक्सपेक्टेड रेंट पे बात आ जाती है। लेकिन अगर सर एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है 18,000 और हम ले रहे हैं 20,000, तो फिर 20,000 टैक्सेबल है। तो गवर्नमेंट बोलता है तुम कम कमा रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम, मेरा नहीं, बट तुम ज्यादा कमा रहे हो तो फिर ज्यादा पे टैक्स दो। ये पॉइंट क्लियर है एकदम। हाँ सर। अब एक बहुत सिंपल बात, सर जी स्टेप 1 में कोई ड्रामा नहीं है, बस यही याद रखना है जीएमवी फेयर एंड विच एवर इज हायर, जो आया उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर दैट विल बी नोन एज आरईआर। जो झमेला होगा अब स्टेप 2 में ही है। स्टेप 2 का कैलकुलेशन या थोड़ा सा ड्रामाबाजी रहेगा, वो संभाल लो, तुम्हारा जीएवी का काम खत्म। जीएवी खत्म तो तुम सब में 90% डन हो चुके हो। सर क्या झमेला देगा मेरे को स्टेप 2 में? स्टेप 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? गौरव, तोमोजीत, आकाश? नहीं सर। एनीवन हैव अ प्रॉब्लम इन स्टेप 1? नहीं सर। स्टेप 2 में ड्रामा सुन लीजिए पहले, क्या क्या ड्रामा दे सकते हैं। स्टेप 2 में पहला केस दे सकता है नो अनरियलाइज्ड रेंट एंड नो वैकेंसी। स्टेप 2 में दे सकता है हमको अनरियलाइज्ड रेंट है बट नो वैकेंसी। केस 2 बट नो वैकेंसी। केस 3 हमको दे सकता है नो अनरियलाइज्ड रेंट बट वैकेंसी, और केस 4 दे सकता है बोथ वैकेंसी, बोथ अनरियलाइज्ड रेंट एंड वैकेंसी। क्या बोलना चाहते हैं हम ये 4 केस में? सर आप पहला केस में बोलना चाहते हैं ना तो घर खाली रहा और टेनेंट जितना दिन रहा पूरा भाड़ा भी देकर गया। मेरा एक किराएदार है, वो 10 महीना रहा, 2 महीना उस घर में हम खुद रहा, घर खाली रहा क्या? 10 महीना किराएदार रहा, 2 महीना हम खुद रहा, घर खाली रहा क्या? नहीं ना सर, खाली नहीं रहा घर, क्योंकि वैकेंसी मतलब कोई भी नहीं रहे, न तुम रहो न किराएदार रहे। वैकेंसी मतलब घर खाली खाली खाली। मेरे इस एग्जांपल में घर खाली नहीं था ना, 10 महीना किराएदार रहा, 2 महीना आप खुद रहे सर, यही हुआ नो वैकेंसी। नो अनरियलाइज्ड रेंट माने सर किराएदार 12 महीना रहा घर में या 10 महीना रहा, जो भी रहा, उसका पूरा भाड़ा देकर नहीं गया, 1 या 2 महीने का किराया वो मार लिया, वो घर खाली करके चला गया है और किराया नहीं दे रहा है, दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट। हम तुमको प्रैक्टिकली एक बात पढ़ाएगा अभी, ये अनरियलाइज्ड रेंट का कोई औकात नहीं है, ये बहुत बड़ा ड्रामा है। सम वाइज एग्जाम वाइज बहुत सिंपल होगा, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन रियल लाइफ वाइज ये बर्बाद पॉइंट है। क्यों बर्बाद पॉइंट है अभी समझ में आ जाएगा। 4 कंडीशन है तभी तुम अनरियलाइज्ड रेंट पे टैक्स से बच सकते हो। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब किराया नहीं मिला,
10 महीना या 12 महीना किराएदार किराए पे रहा, 1 या 2 महीना का रेंट मार के भाग गया, लेकिन उसमें 4 कंडीशन है, तब तुमको ये अनरियलाइज रेंट माइनस करने मिलेगा, मतलब इस पे टैक्स देने से बच सकते हो। सर वो 4 कंडीशन ऐसा है ना जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली होता नहीं है, और होगा नहीं तो इनकम टैक्स बोलेगा तुमको छूट भी नहीं देंगे। जाओ, किराया नहीं मिला तुम्हारा प्रॉब्लम है, पूरा 12 महीना पे हम तो टैक्स लेंगे। तुम्हारा किराया 10 महीना रहा, 9 महीना का किराया दे के गए, 1 महीना का किराया नहीं दिया, बट वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई अगर नहीं करते हो तो भैया जी हम तो पूरा 10 महीना पे टैक्स लेंगे। तुम्हारा प्रॉब्लम है कि 1 महीने का किराया नहीं मिला। अरे सर ये तो गलत हो रहा है। हाँ हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते। डिपार्टमेंट बोलता है हम पूरा पे टैक्स लेंगे। पॉइंट क्लियर? लेकिन एग्जाम वाइज कोई बात नहीं, तुम मानना अगर एनुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन हो माइनस कर ले। रियल लाइफ में एनुअल रेंट वाला पॉइंट बहुत अनरियलिस्टिक है। तो देखो अभी क्या बोल रहा है, 4 कंडीशन अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने, ये 4 ही सिचुएशन में मिलेगा। टेनेंसीज बोनाफाइड, घर किराए पे था, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, घर खाली कर दिया है, या फिर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, या तुम लीगल एक्शन ले लियो उससे घर खाली कराने का, और टेनेंट तुम्हारा और कोई प्रॉपर्टी किराए पे नहीं ले रखा है, तुम सारा रीजनेबल स्टेप लियो, लीगल प्रोसीडिंग यानी केस वेस फाइल कियो अपना भाड़ा वसूल करने के लिए, या फिर तुम असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दो कि भैया हम केस किए तो हम ही केस हार देंगे, केस करना बेकार है। क्या 4 सिचुएशन? सर घर किराए पे था, हाँ ठीक है, ये तो साबित हो जाएगा कि बहुत बड़ा बात नहीं है रियल लाइफ में भी। सर टेनेंट घर खाली कर दिया है, या उसको निकालने के लिए हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिए। म्यूट करो अपने आप को। गौरव तो मुझे म्यूट करो अपने आप को। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 4 कंडीशन? तो मुझे म्यूट योर सेल्फ। यहां पे बोले टेंडेंसीज बोनाफाइड, मतलब किराए पे रहा कर, ये तो ठीक है सर पॉसिबल है। सर टेनेंट ना घर खाली कर दिए, या फिर तुम अपना एक्शन ले चुके हो उससे घर खाली करवाने का। सर ये बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत बार। कई बार क्या होता है, सर एक टेनेंट है मेरे घर में किराए पे रह रहा है, अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक, फरवरी और मार्च का भाड़ा वो हमको नहीं दे रहे, अब तक दिया नहीं है। तुम तुरंत क्या ऐसे घर खाली करा लेते हो क्या उससे? नहीं सर वो इतना टाइम से रह रहा है, मान लीजिए मेरा उससे अच्छा बातचीत है, उसके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वो बोल रहे हैं बाद में दे देंगे किराया, बट अभी मिला नहीं है फरवरी और मार्च का किराया, अनरियलाइज्ड है, बट गवर्नमेंट तुमको माइनस करने नहीं देगा, बोलेगा उस पर टैक्स दे दो, भले तुमको रियलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम टेनेंट से घर खाली नहीं करे, किराएदार किराए पे रह रहा है अभी। यानी तुमको उम्मीद है कि भाड़ा मिल जाएगा, तो उम्मीद है ना, तो अभी टैक्स दे दो, मिलेगा तब देखा जाएगा, अभी चुपचाप टैक्स दे दो। तो सर ये रियल लाइफ में बहुत मुश्किल बात हो रहा है ना। अच्छा थर्ड पॉइंट और गंदा, सॉरी थर्ड पॉइंट ठीक है, फोर्थ पॉइंट और गंदा। थर्ड पॉइंट नॉर्मल है कि वो तुम्हारा और कोई प्रॉपर्टी पे किराए पे नहीं रह रहा हो। अरे ऑब्वियस सा बात है, इस प्रॉपर्टी का किराया नहीं दे रहा, खाली कर दिया, और तुम उसको दूसरा प्रॉपर्टी भाड़ा पे दे के रखे हो, दैट मीन्स तुमको अभी भी उम्मीद है कि ये वाला प्रॉपर्टी का भी भाड़ा मिल जाएगा। तुम पागल थोड़ी नो, जो एक प्रॉपर्टी का भाड़ा दिया नहीं है उसको दूसरा प्रॉपर्टी भाड़ा पे दे के रखे। तो सीधा पॉइंट, अगर ऐसा है तो डिपार्टमेंट बोलता हम माइनस नहीं करने देंगे अनरियलाइज्ड रेंट, चुपचाप उस पर टैक्स दे दो। पॉइंट क्लियर? फोर्थ पॉइंट थोड़ा गंदा है, लीगल केस कर दियो तुम फीस रिकवरी का, सॉरी रेंट रिकवरी का। सर भाड़ा बनता महीना का 20,000, 2 महीने का किराया नहीं दिया, 40,000 किराया नहीं दिया मान लो। सर 40,000 किराए के लिए अगर हम लीगल केस करने जाएंगे ना, वकील ले लेगा 20-30,000, तो मेरा फायदा क्या है? ऐसे कोई तुरंत बात बात पे लीगल केस नहीं करता, सर इतना टाइम किसी के पास नहीं है, तो फिर डिपार्टमेंट बोलता माइनस भी नहीं करने देंगे।
या तो लीगल केस करो या फिर असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर लियो कि ये केस करना वर्थलेस है। सर ऐसे असेसिंग ऑफिसर अगर सेटिस्फाई हो जाता तब तो पूरे दुनिया में टैक्स होता ही नहीं। एओ मानेगा थोड़ी भाई तुम्हारा बोलने पे। एओ बोलेगा अरे कैसे वर्थ नहीं है, केस करो, कोर्ट है दुनिया में, कानून है दुनिया में। तो ये भी एक मुश्किल बात है सर, केस करना और घर खाली कराना, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4, ये थोड़ा सा मुश्किल बात हो जाता है सर। तो गवर्नमेंट बोल रहा है अगर मुश्किल है तो हम क्या करें, हम तुमको लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट माइनस नहीं करने देंगे, उस पर भी टैक्स ले लेंगे, मान लेंगे मिल गया टैक्स ले लेंगे एक्रूअल बेसिस पे। तो रियल लाइफ में ये मुश्किल है। एग्जाम में क्या होगा, सब मान लेंगे चारों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, अगर अनरियलाइज्ड रेंट गिवन है हम मानेंगे चारों कंडीशन सेटिस्फाई किया एसएससी, और अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर लेंगे एक्चुअल रेंट से। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। तो आपका केस 1 और केस 2 दोनों खत्म, क्योंकि केस 1 तो कोई केस ही नहीं है बेटा, ना अनरियलाइज्ड रेंट है ना वैकेंसी है। किराएदार 12 महीना पूरा किराए पे रहा या 10 महीना किराए पे रहा, 2 महीना हम रहे, और वो पूरा जितना दिन किराए पे रहा, चाहे 10 महीना या 12 महीना, वो पूरा किराया भी दे गया, तब तो कोई चाप ही नहीं है। तब तो तुम क्या करोगे सर, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे, विचेवर इज हायर ले लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विचेवर लोअर ले लेंगे, स्टेप 1 खत्म, आरईआर आ गया। अब उस आरईआर को एक्चुअल रेंट जो 12 महीने या 10 महीने का उससे कंपेयर करेंगे, विचेवर इज हायर लेके उसको जीएबी कर देंगे, अगर वैकेंसी नहीं है, अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। अच्छा सर एक बात, 2 महीना तो सेल्फ ऑक्युपाइड था, अगर 10 महीने किराए पे है, ये सारा फिगर 10 महीने का ले लेंगे सर, जीएबी भी फेयर रेंट भी सब 10 महीना का लेके कंपेयर करना। ये पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, बाद में पढ़ेंगे वैसे डिटेल में। तो अभी एक बार ये हम घर सेल्फ ऑक्युपाइड हटा रहे हैं एक बार यहाँ लैंग्वेज से, वो तो पार्टली में पढ़ेंगे ही सर अगले ही क्लास में। अभी क्या पढ़ रहे हैं, 12 महीना घर किराए पे रहा, तो 12 महीना का जीएमबी को 12 महीने के फेयर रेंट से कंपेयर करेंगे, विचेवर इज हायर लेंगे, उसको 12 महीने के स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, विचेवर इज लोअर लेंगे, उसको आरईआर मानेंगे, 12 महीना का एक्चुअल रेंट जो मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं है, तो 12 महीना का एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे आरईआर को, और विचेवर इज हायर लेंगे, वही मेरा जीएबी हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप केस 1 में नहीं। केस 2 में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि केस 2 क्या बोल रहा है सर, केस 2 बोलता है अगर अनरियलाइज्ड रेंट है तो एक्चुअल रेंट से उसको माइनस कर लो कंपेयर करने के पहले, यानी स्टेप 1 तक सेम, स्टेप 1 तक सेम। आरईआर आ गया, उस आरईआर को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे माइनस अनरियलाइज्ड रेंट करने के बाद। क्या बोला, आरईआर को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने के बाद। अब दोनों में जो हायर वही मेरा जीएबी। एक एग्जांपल दे देते हैं, आरईआर आ गया मान लो 3 लाख, आरईआर आ गया 3 लाख, तुम्हारा एक्चुअल रेंट जो है वो है 240, यानी 20,000 रुपया महीना करके होगा। तुम्हारा किराएदार 2 महीना किराए पे नहीं रहा, तुम्हारा किराएदार 2 महीने किराए पे नहीं रहा, माने 20,000 महीना करके 40,000 रुपया महीना नहीं दिया, यानी कितने किराया दिया वो 2 लाख। तो 2 लाख और 3 लाख बीच आए 3 लाख टैक्सेबल। दोनों में जो आर आएगा वो टैक्सेबल कर देना। तो आरईआर और एआर को कंपेयर करेंगे, बट एआर में से यूआर माइनस करने के बाद। केस 2 में भी कोई गड़बड़ी या कोई झमेला नहीं है, इजी है। जो प्रॉब्लम है वो केस 3 में ही है। केस 3 में क्या प्रॉब्लम है सर, केस 3 बोलता है स्टेप 1 तक सेम, स्टेप 1 तक सेम,
माने RER तक कोई दिक्कत नहीं, GMV और फेयर रेंट विचएवर इज हायर एंड फेयर रेंट जो आंसर आया उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, विचएवर इज लोअर, RER तक सेम। अब इसको कंपेयर करते हो AR से, लेकिन वैकेंसी है ना, वैकेंसी अगर वैकेंसी नहीं होता, अगर वैकेंसी नहीं होता तो 12 महीने का किराया कितना होता? मान लो मेरा 10 महीने घर किराया पे रहा, 20,000 रुपया महीना करके मेरा किराया है, मेरा घर 10 ही महीना किराए पे रहा, मेरा 10 महीना घर किराए पे रहा, तो 2 महीना घर किराए पे नहीं था, वेकेंट था, वेकेंट खाली था, ना हम रहे न किराए पे था। सर हम रहते तो पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड का केस हो जाता, हम रहे नहीं, हम बोल रहे हम खाली रहा, खाली। तो हम मानते हैं अगर 12 महीना किराए पर रहता तो एक्चुअल रेंट कितना होता? 20,000 इंटू 12 240 होता। अब उसको RER से कंपेयर करो, उसको RER से कंपेयर करो। अब अगर RER बड़ा आ जाए तो वो GAV, और अगर AR बड़ा आ जाता, अब उसमें से जब GAV लिखेंगे तब वैकेंसी माइनस करके लिखेंगे। अगर RER और AR में वैकेंसी का केस है और RER AR में RER बड़ा आता तो वही GAV हो जाता, लेकिन अगर AR बड़ा आ रहा है तो उसमें से वैकेंसी माइनस करेंगे, जो आएगा वो GAV होगा। पॉइंट क्लियर है? सम्स करेंगे तो समझ में आएगा, बट फिलहाल रूल समझ में आया? हाँ सर। चलो अब सम्स करते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया भी है, कंप्यूट RER, जो कैसे कंप्यूट होगा स्टेप 1 में बोला ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट को कंपेयर करो, विचएवर इज हायर ले लो, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, जो आएगा उसको बोलेंगे RER। स्टेप 2 में क्या बोला? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ द करेंट ईयर, जो आएगा वो मेरा GAV, दोनों में कंपेयर करेंगे, विचएवर इज हायर मेरा GAV होगा। लेकिन देखो क्या बोला, अगर ARR माइनस UR अगर लोअर ड्यू टू वैकेंसी है, देन ARR माइनस UR सेल्फ कंप्यूटेड इन स्टेप 2 विल बी ट्रीटेड एज GAV। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या दिया? देखो बोला GMV दिया तुमको 10,000, फेयर रेंट दिया 8,000, दोनों में क्या लेंगे? व्हिचएवर इज हायर। मेरा हायर क्या आ रहा है? 10,000। उसको कंपेयर करेंगे अब किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। मान लो मेरा स्टैंडर्ड रेंट भी 10,000 ही गिवन है, तो फिर दोनों में व्हिचएवर इज लोअर, 10,000 ही लोअर है, तो 10,000 ही मेरा RER हो गया। अभी RER सीख रहे हो केवल एक बार। फिर बोला हाउस टू, मेरा GMV 12,000 है, फेयर रेंट 16,000 है, दोनों में हायर कौन? 16,000। उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट जो कि 14,000 है, दोनों में लोअर कौन? 14,000, तो 14,000 मेरा RER हो जाएगा। हाउस 3 12,000 और 16,000, ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट, तो सर दोनों में 16,000 बड़ा है, 16,000 मेरा हायर आ गया। सर स्टैंडर्ड रेंट NA दिया, मतलब एप्लीकेबल नहीं है। मान लो जहाँ पे हाउस 3 है उस स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं एप्लीकेबल है, तो सर ये NA है, इसको भूल जाइए, 16,000 ही आपका GAV हो जाए, RER हो जाएगा। सर हाउस 4 में दिया 18,000 GMV, फेयर रेंट 10,000, दोनों में कंपेयर किया, 18,000 मेरा हायर आ रहा है, स्टैंडर्ड रेंट अगर 8,000 गिवन है, दोनों में लोअर कौन? सर 8,000 आपका RER हो जाएगा। हाउस 5 में दिया है ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू 16,000, फेयर रेंट 17,000, दोनों में हायर कौन? 17,000। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से 20,000, दोनों में लोअर कौन? 17,000, तो 17,000 मेरा RER हो जाएगा। आई डोंट थिंक RER में कोई छाप होने वाला है, बट नाम याद करके जाना। स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे मत याद करना, कई बार उल्टा दे देता है, तुमको स्टेप 1 में दे देगा ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू, स्टेप 2 में स्टैंडर्ड रेंट दे देगा। तो हम लोग बहुत बार क्या गलती कर देते हैं? पहला दोनों, पहला दोनों, पहला दोनों। अरे बाबा रे, पहला दोनों मत बोलो, बोलो ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर, जो आएगा कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट, व्हिचएवर इज लोअर।
दैट विल बी योर RER। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं जिसमें तुमको बोला है देयर इज नो नाइदर अनरियलाइज्ड नॉर वैकेंसी। सही है, इजी है। जो आएगा RER उसको ARR से कंपेयर करो और आंसर आ जाएगा। देखते हैं, चलो। बोल रहा है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर। दोनों में कौन हायर है? 120 और 105। 120 हायर, उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट या है ही नहीं स्टैंडर्ड रेंट। तो सर 120 ही मेरा RER हो गया। उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, और घर पूरा 12 महीना के लिए था। दोनों में व्हिचएवर इज हायर लेना है। 120 और 100 में हायर कौन? 120। RER और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में हायर कौन? RER। मेरा RER ही ये भी हो जाएगा। दोनों में जो हायर GAV तो यही GAV है। हाउस 2, हाउस 6 में देखना बहुत नया आएगा। हाउस 6 में नया बात सीखोगे। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 130, फेयर रेंट 115। दोनों में हायर कौन? 130। उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट 100। दोनों में लोअर कौन? 130 और 115 में 130 हायर। 130 और 100 में लोअर 100। तो मेरा RER आ गया 100। अब एक्चुअल रेंट 110 है, तो दोनों में हायर कौन? 110। 110 इज GAV। हाउस 3 में भी कोई दिक्कत नहीं है। 140 और 135 दोनों में हायर कौन? 140। उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, व्हिचएवर इज लोअर। लोअर कौन? 135। उसको भी कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। दोनों में हायर कौन? 135 ही है। 135 ही मेरा GAV हो गया। हाउस 4 150 और 155 दोनों में हायर कौन? 155। 155 और 180 दोनों में लोअर कौन? 155। 155 मेरा RER हो गया। उसको कंपेयर किया एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 175। दोनों में हायर 155 175 में 175 हायर, तो GAV मेरा 175 हो गया। हाउस 5 में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 160 और 175 में हायर कौन? 175। 175 और 165 में लोअर कौन? 165। 165 और 200 में हायर कौन? 165 मेरा RER हो गया था। तो RER और ARR में हायर कौन? ARR 200 हायर है। ARR मेरा GAV हो जाएगा। हाउस 5 तक किसी को कोई केस में प्रॉब्लम हो रहा है सोचने में? बोलो। नहीं सर। नहीं, तो हाउस 6 में थोड़ा गौर कर लेना बेटा जी। सर सब फिगर तो दिया है, दिक्कत क्या है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट दिया है, कीजिए कंपेयर, आंसर आ जाएगा। नहीं बेटा जी, बोल रहा है घर साल भर 12 महीना बना हुआ नहीं था, घर 10 ही महीना था। हो सकता है ना अप्रैल और मई में घर नहीं था, जून में खरीदे, जून में बन के रेडी हुआ, तो घर पूरा साल 12 महीना थोड़ी ना था। तुमको ये म्युनिसिपालिटी, फेयर रेंट, ये सब क्या फिगर दिया? होल ईयर है ना। तो सर हम 180, 168, 144 नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो पूरा 12 महीना का है। घर ही जब 12 महीना नहीं था तो वैल्यूज 12 महीना पे टैक्सेबल कैसे हो सकता है? बात समझ में आया क्या बोलना चाहता है? अप्रैल और मई में या तो घर बन के रेडी नहीं था, जून से बन के रेडी हुआ, या जून में खरीदे, जो भी कैसा परचेज या कंस्ट्रक्शन, मतलब घर अवेलेबल हुआ जून से। ठीक बात। तो सर सबको क्या करें? सर सबको पहले 10 महीने पे ले आइए। तो 180 अगर 12 महीने का है तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। सर देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना लिख लिया? 150। सर फेयर रेंट 168, तो 168 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, इसको भी लिख लिया 140। सर स्टैंडर्ड रेंट 144 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, सर लिख लिया 120। अब कंपेयर कीजिए सर, 150 और 140 में कौन बड़ा? 150। उसके साथ
स्टैंडर्ड रेंट का 120, कौन छोटा? तो 150 और 120 में 120 छोटा, तो RER आ गया 120। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। सर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दिया, यहाँ बोला नहीं है 12 महीना 10 महीना है। अरे सर जी जब घर 10 महीना था तो ऑब्वियसली ये फिगर 10 ही महीना का होगा। मतलब इसको कन्वर्ट करने मत जाना। देखो बाकी सबके ब्रैकेट में होल ईयर लिखा था, इसके ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं है, तो उसको होल ईयर मान मत लेना। मानना घर 10 महीना था नहीं, 10 महीने का ही किराया है। अब 10 महीना लेके इसको कंपेयर करो, तो 120 और 100 में कौन बड़ा? 120 तुम्हारा जी। यानी सर इन तीनों को जितना दिन के लिए प्रॉपर्टी था उतने दिन में पहले कन्वर्ट करेंगे, बट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को कन्वर्ट नहीं करने जाएंगे। जब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल लिखा होगा, बताया नहीं होगा ये 12 महीना का है, मानेंगे जितना महीना घर था, घर अवेलेबल था जितना महीना के लिए, उतना ही महीने का ARR है। ये बात क्लियर है? ये पूरा एग्जाम्पल कराने के पीछे सिर्फ ये पॉइंट था, हाउस फाइट तक कोई मतलब नहीं था, वहां तक तो एकदम नॉर्मल कहानी चल रहा था। तो मुझे गौरव, आकाश, इनिशु नहीं सर। तो अब आ जाओ मेन इशू के ऊपर। हेलो, when there is unrealized rent but no vacancy period, घर वैकेंट तो नहीं रहा लेकिन अनरियलाइज रेंट था। सब कुछ नहीं, स्टेप 1 तक सब सेम RER तक, खाली स्टेप 2 में जब आप ARR लिखो ना, वहां पे UR माइनस करके कंपेयर करो। ये लाइन याद रहा तो ये केस में कोई झमेला ही नहीं है तुम्हारे लिए। जब कंपेयर करेंगे तब ARR माइनस UR करके करेंगे, ठीक है? तो देखो वही किया, एग्जांपल देख लेते हैं। 90 मेरा GMV है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, कौन सा म्युनिसिपल वैल्यू है? ग्रॉस की नेट? कुछ बोला है क्या? बोला नहीं है। क्या माने? नेट मानेंगे ऑलवेज। सर कन्वर्जन करेंगे इसको ग्रॉस में? बेटा जी ऊपर कहीं बोला है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ है? नहीं बोला है ना। मत मानना मेट्रो सिटी है, क्या मानोगे? नॉर्मल सिटी अदर देन मेट्रो सिटी है, यानी जो मेरा NMV है वही मेरा GMV है। बात क्लियर? हाँ सर। चलो ठीक है सर, यही NMV है यही GMV है। लेकिन यही अगर बोल देता ये दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में कहीं पे था तो इसको पहले GMV में कन्वर्ट करते। कैसे कन्वर्ट करते? कोई एक घर का सॉल्व करके दिखा देते। देखो फॉर्मूला क्या होता है, NMV इक्वल टू GMV माइनस 10% ऑफ GMV माइनस म्युनिसिपल टैक्स एंड वाटर टैक्स। सही, ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो मानते ही NMV है मेरा 90, GMV यानी 90% ऑफ GMV, म्युनिसिपल टैक्स 0, तो 90 डिवाइडेड बाय 90%, यानी 100% GMV होता तो कितना होता? 100। तो GMV यहाँ मेरा 100 हो जाता। अगर कन्वर्जन करना होता तो, अगर ये मेट्रो सिटी बोला होता तो, बोला नहीं है सर, नौटंकी छोड़ दीजिए, इसी को NMV GMV मान लीजिए और सम्स कर दीजिए। चलिए कर लेते फटाफट। सर 90 और 300 को कंपेयर करेंगे, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करते हैं। 300 हायर है, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कंट्रोल 50 से, स्टैंडर्ड रेंट सॉरी, तो 350 में कौन? 350 में तो 50 मेरा RER होगा ना, विचेवरीज लोअर। 90 और 300 में विचेवरीज हायर तो 300 हायर, 350 में विचेवरीज लोअर तो 50 लोअर, RER मेरा 50। अब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल पर एनम कितना बताया है? 120, लेकिन बोल रहा है घर दो महीने का बड़ा अनरियलाइज रेंट था, 2 महीने का किराया नहीं मिला, तो क्या करें सर? जब AR लिखे 120 उसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस करके लिखिए, फिर कंपेयर कीजिए। तो बेटा ये 120 अगर साल भर का तो 2 महीने का कितना होगा? 24। 120 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, ये कितना आएगा? 50 एंड 96,
दोनों में हायर कौन? 96 मेरा जी है। कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट घर फटाफट तुम लोग करो, जल्दी जल्दी बोलो अब तुम लोग भी खुल के। सर 500 मेरा हाउस टू का म्युनिसिपल वैल्यू है और 300 फेयर रेंट। 500 और 300 में विचेवर इज हायर। 500 उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट 800 विचेवर इज लोअर। 500 मेरा आर है। सर 600 मेरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है, लेकिन घर 3 महीना खाली रहा तो 600 अगर 12 महीना का हुआ तो 3 महीने का कितना हुआ? 150 माइनस करके कंपेयर करेंगे तो 500 एंड 450 विच एवर इज हायर। देखो 500 हायर आ गया। ऐसे देखा जाए तो 600 बड़ा नजर आ रहा था। समझ में आया? तो देखो पहले केस में 100 लेकिन दूसरे केस में 500। ठीक है? वो मेरा एक गलती हुआ था। 120 अगर 12 महीने का तो 2 महीने का कितना होगा? 20। तो आपको कंपेयर करना था 50 एंड 100 में। तो आपका 100 जीए भी था पहले वाले घर में। सेकंड घर में 500 एंड 450 को कंपेयर किए तो 450 मेरा और 500 मेरा जीए भी आ गया। ठीक है? थर्ड घर पे आ जाओ जल्दी से। सर 30 और 300 तो 300 हायर। 300 और 240 तो 240 लोअर। तो आर मेरा आ गया 240। अब तुम्हारा एक्चुअल रेंट बोल रहे 180 है साल भर का और एक ही महीना घर अनरियलाइज रेंट रहा था। तो 180 अगर साल भर का तो एक महीने का कितना होगा? 180 रुपये 12 इंटू 1 15। 180 माइनस 15 यानी 165। तो 240 एंड 165 को कंपेयर करेंगे तो 240 में ही है। ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। सर 100 और 300 कौन हायर? 300 और 250 में कौन लोअर? 250। 250 मेरा आर है। घर का भाड़ा 360 लेकिन 3 महीना घर वेकेंट रहा था तो 360 अगर साल भर गए 3 महीने का कितना होगा? 90। तो 360 माइनस 90 तो 270 आ रहा है। तो 270 और 250 में कौन आया? 270 इज माई ये भी। लास्ट घर सर 315 और 300 में विचेवर इज हायर। 315 सॉरी 315 और 500 में विचेवर इज लोअर। तो 315 मेरा आर है। घर किराया पे था 150 रुपया महीना पे, 150 रुपया साल भर का। तो 150 अगर 12 महीना का है तो 2 महीने का कितना होगा? 2 महीना का अनरियलाइज रेंट रहा 25। तो 150 माइनस 25 125। तो 315 और 125 में विचेवर इज हायर 315 तुम्हारा ये भी। तो अनरियलाइज रेंट में कोई दिक्कत नहीं है सर। स्टेप 1 सब कुछ सेम है, खाली स्टेप 2 में AR जब AR को जब लिखेंगे माइनस अनरियलाइज रेंट करके लिख के कंपेयर करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। लास्ट केस पे आ रहे हैं जब वैकेंसी होगा और यही थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा यहाँ पे एक बात लिखा है, assuming that conditions under rule 4 is being satisfied, यानी वो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है। टेनेंसी बोनाफाइड है, मतलब टेनेंसी पे है घर, अनरियलाइज रेंट है, अब उससे घर खाली करवा चुके हैं, खाली करने का स्टेप ले चुके हैं, उसके अगेंस्ट में लीगल केस कर चुके हैं या फिर एओ को सेटिस्फाई कर लिए हैं कि लीगल केस का कोई मतलब नहीं बनता और मेरा कोई और प्रॉपर्टी किराए पे नहीं है उसी टेनेंट के पास, तो हम मान रहे हैं कंडीशन सेटिस्फाइड है, तभी अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे। एग्जाम में ये नोट दे के आना मत भूलना। अब आ जाओ असली पार्ट पे। व्हेन देयर इज वैकेंसी पीरियड बट नो अनरियलाइज रेंट। और चौथा केस करेंगे जहां चारों, लेकिन ये तीसरा समझ में आ गया तो चौथा में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एआर को हमेशा यूआर माइनस करके लिखोगे। बाकी ये जो स्टेप नहीं सीखोगे वो रूल तो फॉलो करना ही। देखो हमें क्या बोला है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पर एनम 200,
फेयर रेंट पर एनम 300, स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट 300, एक्चुअल रेंट पर एनम 600, प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ, 1 महीना अगर खाली रहा, ना हम रहा ना किराएदार रहा। पहला स्टेप में क्या करें सर, जीएमवी वेरिएंट को कंपेयर कीजिए, विचेवर इज हायर 200 300 में कौन हायर 300, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कीजिए, विचेवर इज लोअर 300 300 में कौन लोअर सर 300 ही लोअर रह गया, 300 मेरा आरईआर आ गया, तो देखो आरईआर आ गया 300। अब एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे फॉर द पीरियड एक्चुअली लेट आउट, और अगर तुम्हारा आरईआर ही बड़ा आ रहा है, एक मिनट, हाँ अगर तुम्हारा आरईआर ही बड़ा आ रहा है, पहले पूरे 12 महीने से कंपेयर करोगे, एक मिनट देखो यहाँ पे क्या किया है, ये लोग क्या किया, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड को पहले रिसीव्ड निकाल लिया, ये तो पर एनम है ना 600 रुपए, लेकिन क्या मेरे को किराया 600 रुपए मिलेगा क्या पूरा? सर आपका घर ही जब 1 महीना खाली रहा तो आपको किराया थोड़ी मिलने वाला है, किराया कितने महीने का मिलेगा 11 महीने का, तो फॉर द पीरियड एक्चुअली लेट आउट, फॉर द पीरियड एआरआर लेंगे एक्चुअली लेट आउट का, कितना हो गया एक्चुअली लेट आउट 550 है ना, 600 रुपए आगे साल भर का किराया, तो 1 महीने का कितना नहीं मिलेगा 50 रुपया नहीं मिलेगा, 600 रुपये में 12, तो यानी मेरा रेंट एक्चुअली लेट आउट कितना है 550। अब हम इसको आरईआर से कंपेयर करें, विचेवर इज हायर ले लेंगे। हाउस 2 में आ जाओ, आरईआर तक तो सॉल्व हो जाएगा नॉर्मली। अब देखो एक्चुअल रेंट पर एनम कितना है 900, लेकिन 3 महीने तो घर ही खाली रहा, तुमको किराया कितने महीने का मिलेगा 9 महीने का, तो 900 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कितना महीने का किराया नहीं मिलेगा 225 रुपया नहीं मिलेगा, तो 900 माइनस 225 कितना होगा 675, इसको कंपेयर करेंगे 180 से, विचेवर है तो 675 ही मेरा ये भी हो जाएगा। हाउस 3 में आ जाओ, म्युनिसिपल वैल्यू 4 आरईआर तक तो सॉल्व हो गया होगा 280, एक्चुअल रेंट पर एनम कितना है यहां संभालना 300, मेरा आरईआर आ रहा है 280, आरईआर आ रहा है 280, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आएगा सर 300 रुपया साल भर गए, 2 महीना घर खाली रहा, तो 300 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 50 रुपया करके नहीं मिलेगा आपको, यानी आपको मिलेगा कितना 250। मेरा बात गौर से सुनना बेटा, यहाँ संभाल लेना, यही घर संभालना, समझ में आ जाएगा कहानी। मेरा एक्चुअल रेंट कितना मिलने वाला है मेरे को, अगर घर 10 महीने किराया रहा है तो 10 महीने के हिसाब से 250, लेकिन मेरा आरईआर कितना आ रहा है 280, तुमको यहाँ बड़ा कौन फील हो रहा है, तुमको यहाँ बड़ा कौन फील हो रहा है 280 सर, 280 बड़ा फील हो रहा है, लेकिन क्या 280 किराया मिलेगा, 280 पे टैक्स देना है नहीं। अब यहाँ रूल संभालना, बस यही स्टेप पे संभाल लो, जब ये मोटा मोटी पहला बात पूरा खत्म आज की क्लास के लिए। सर हम कंपेयर करते वक्त मानेंगे कि पूरा साल भर का होता तो क्या होता, एआरआर हम पूरे साल का लेंगे, एआरआर मेरे पूरे साल का क्या होगा 300, और आरईआर कितना आ रहा है 280, दोनों में हायर कौन 300। हाँ अब हम इसको ही डीएवी लेंगे, लेकिन इसमें से वैकेंसी माइनस कर लेंगे, तो कंपेयर करते समय पूरे साल भर का भाड़ा लेंगे। यही हमको गड़बड़ लग रहा था, पहला दोनों सब में क्यों लिखा। ऑलवेज क्या करोगे
ARR पूरे साल भर का लेके अनरियलाइज माइनस करोगे, फिर कंपेयर करोगे RER से। अब अगर RER बढ़ा गया तो RER GAV हो जाएगा, लेकिन अगर ये बढ़ा गया तो वैकेंसी माइनस करके GAV लिखेंगे। बात क्लियर है? देखो इस घर में क्या हुआ, हम 300 और 280 को कंपेयर किया, 300 बढ़ा गया, मतलब मेरा एक्चुअल रेंट बढ़ा गया, तो हम GAV इसी को लिए, लेकिन इसमें से वैकेंसी माइनस करके लिखेंगे। ठीक है? हाँ सर। हाउस 4 कंपेयर करते हैं। चलो हाउस 4 में मेरा RER आ गया 225, मेरा एक्चुअल रेंट पर एनम 240 है, हम 240 225 को कंपेयर करेंगे। हम अभी वैकेंसी माइनस नहीं करेंगे कंपेयर करते वक्त। अगर अनरियलाइज होता तो माइनस कर लेते, अनरियलाइज होता तो माइनस कर लेते, लेकिन वैकेंसी माइनस नहीं करेंगे कंपेयर करते वक्त। 240 और 225 में कौन बढ़ा? 240। अब देखो यानी 240 मेरा GAV हो गया, ARR मेरा GAV हो गया, उसमें से वैकेंसी माइनस करके लिखेंगे। वैकेंसी 1 महीने का था, मतलब 20 माइनस 20 करके GAV 220 लिखेंगे। ये देखो, वैसे हाउस 3 में आ जाओ, 300 और 200 में, सॉरी RER तो आ गया मेरा 250। अब देखो एक्चुअल रेंट 216 है, तो 250 216 में ऑलरेडी ये 250 बड़ा हो गया ना, यानी RER बड़ा हो गया, तो वही मेरा GAV हो गया। अभी कंपेयर करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, वही मेरा GAV हो गया। अभी हमको वैकेंसी का माथा पच्ची करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। RER बड़ा आ गया, वैकेंसी भूल जाओ, RER बड़ा आ गया, वैकेंसी भूल जाओ। ठीक है? RER छोटा आ जाता है ARR से, तब वैकेंसी माइनस करके GAV। सेम यहां देखो, अब यहां लेकिन एक चीज गौर करो, RER हाउस 6 में RER आ गया 240, ARR कितना है साल भर का? ये भी 240 है। अब क्या करें, कौन सा वालों को हायर माने? सर ऑलवेज ARR को हायर मानिएगा, ताकि आपको वैकेंसी माइनस करने मिल जाए। आपका स्टेप 1 का आंसर जो RER है, ARR से जब कंपेयर करेंगे दोनों सेम आ जाए, ऑलवेज ARR को हायर मान लेना, ताकि वैकेंसी माइनस करने मिल जाए। स्टैंडर्ड रेंट को अगर हायर मान लिए ना, तो वैकेंसी माइनस करने नहीं मिलेगा, मतलब RER को अगर हायर मान लिए तो वैकेंसी माइनस करने नहीं मिलेगा। तो हमको तो SSC के फेवर का सोचना है ना टैक्स प्लानिंग करते वक्त। तो हम क्या करेंगे, सर हम इन दोनों में में ARR को हायर मान लेंगे। 240 में 240 कौन सा वाला बड़ा? ARR वाला 240 बड़ा, ताकि हमको वैकेंसी माइनस करने मिल जाए। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। तो यही था ये पार्ट, हम यहाँ स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका रिमेनिंग पार्ट डन करके चैप्टर खत्म कर देंगे, क्योंकि मेरा माथा पच्ची वाला पार्ट कल एक ही बचेगा, वो है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैलकुलेट करना। बात बाकी इस चैप्टर में और कहीं कुछ नहीं। म्युनिसिपल टैक्स में कुछ ज्यादा रूल नहीं है, 2 लाइन का छोटा छोटा बात बोलेंगे, बहुत कुछ बड़ा बात नहीं बोलेंगे। हाँ बस ये ध्यान रख लेना, घर ही अगर उतना दिन के लिए नहीं हो तो उस केस में GMV फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट को पहले ही डाउनग्रेड कर लेंगे। ये आप आगे के सम में देखोगे। हमको नेक्स्ट क्लास तक हमको ये सब सम कंप्लीट चाहिए आपका। म्युनिसिपल टैक्स से पहले तक का देखो, यानी 172 नंबर पेज तक तुम्हारा बुक में कितना सम है? ज्यादा नहीं है। हम सब नंबर 41 कर रहा है, कर चुका है, मतलब तुमको 42, 43, 44 3 क्वेश्चन हो रहा है, आई थिंक 45 4, हाँ 45 4 क्वेश्चन है, चारों कंप्लीट करके रखोगे। और ये अनसॉल्व है, वो भी 5 क्वेश्चन है। हमको नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा ये 5 क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। जो भी डाउट होगा पूछ लोगे, मतलब वेट नहीं करना है कि सर किए